स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। फ्राइडे का सत्र और भारतीय बाजारों में खरीदारी का जोश 22,500 पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में खरीदारी ज्यादा देखने को मिली है, 550 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, आई बेग योर पार्डन, 136 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। मेरा सॉफ्टवेयर कल के गेन्स को भी इस समय फैक्टर इन कर रहा है, तो 128 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। डे लो से रिकवरी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 295 पॉइंट के आसपास की बनती दिखाई दे रही है। और निफ्टी भी अब 22,500 को होल्ड करके डे लो से करीब करीब 80 पॉइंट का सुधार दिखाने में कामयाब है। मिड कैप्स में क्या हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिड कैप में रिकवरी, इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में 2 दफा फिसलने के बाद एक बहुत अच्छा मूव आया है। डे लो से हम करीब करीब 340 अंकों की बढ़त पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी यही स्थिति देखने को मिली है। तो फर्स्ट हाफ या फिर पॉलिसी से ठीक पहले जो करेक्शन देखने को मिला उससे मार्केट उभरता हुआ, और इस समय आप गौर करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करती दिखाई ददे रही है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक की बड़ी भूमिका है आज फिर बाजार में, करीब 1.1% का योगदान इसका तेजी की तरफ। तो एचडीएफसी बैंक 30 पॉइंट जोड़ता हुआ निफ्टी 50 में। आईटीसी, कोटक और एमएनएम की तरफ से खरीदारी है। आज आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस और एक्सिस का पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही एलएनटी का, वरना ओवरऑल मार्केट की स्थिति अच्छी। अच्छा, एक चीज जो कल ड्रैग कर रही थी वो रिलायंस था। रिलायंस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। वहां पर सिचुएशन क्या है, रिलायंस फ्लैट है, ये भी डे लो से रिकवर कर पाया है। अब यहाँ पर अगर चाल और मजबूत हो जाती है तो शायद हम कंफर्टेबली 22,500 के लेवल्स को होल्ड और उसके ऊपर ट्रेड करते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा कल का हाई 22,600 के आसपास का था। चलिए, अब हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी आज के इस गेम शो में। आज आखिरी दिन है। आज दोपहर में 3:20 के आसपास खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से डिटेल में बातचीत होगी। और अब तक की सिचुएशन देखें तो जतिन गेडिया सबसे बड़े लीड में हैं, 17% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके, 8% के रिटर्न्स वीरल के। कपिल शाह फ्लैट हो चुके हैं, करीब 2-3% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए थे, लेकिन अब एकदम फ्लैट। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति है। अब कल और आज में क्या बदला है और अप्रोच क्या रहेगी ये पहले समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक बेहद मजबूत, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है अभी भी। जतिन, क्या क्यूज मिल रहा है आपको इंडेक्स के इस मूव से? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कल के ट्रेडिंग सेशन के रेंज के इन बिटवीन ही होगा। मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड हमें देखने मिल सकती है, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है। ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है मेरे को। अगर जो डिप आता है अराउंड आज के डे लो के आसपास अराउंड 22,450 के आसपास, तो फिर से वहां से एक बाइंग मोमेंटम दिख सकता है। ऊपर में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 22,550 22,580 के आसपास फिर से हम लोग जाके एक थोड़ा होल्ड ले सकते हैं। तो एक नैरो रेंज में रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, तो नैरो रेंज में कारोबार देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से, और कल के हाई और लो के बीचों बीच ही ट्रेड देखने को मिलेगा। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? फिर क्या बैंकों पर ज्यादा भरोसा बढ़ने लगा है? गुड मॉर्निंग। अगर देखेंगे तो एज कम्पेयर टू निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आज आरबीआई का पॉलिसी भी था, तो वो भी अपने इसमें न्यूज के हिसाब से इसमें मूवमेंट हमें देखने मिली है, लग रहा है यहाँ से। और बैंक निफ्टी अच्छी दिख रही है, और लग रहा है कि ऊपर में हमें फिर से 48,500 से 48,700 का लेवल आज देखने मिल सकता है। तो मुझे हिसाब है अगर गिरावट आए यहाँ से बैंक निफ्टी में तो बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में हमें यहाँ से 48,500 से 48,700 नेक्स्ट सेकंड हाफ में देखने मिल सकता है। ओके, 48,500 टू 48,700 की तरफ ये अटेम्प्ट देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? जी, बेसिकली पिछले काफी दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार स्मॉल कैप में ही एक यूनिवर्स है जहां पे काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। सेक्टर वाइज हमें रोटेशंस देखने मिल रहे हैं। पिछले 1-2 दिन पहले रियल्टी एंड पीएसयू बैंक्स थोड़े से कमजोर थे, लेकिन आज वो फिर से कमबैक कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स भी आज काफी अच्छे से कमबैक कर रहे हैं। तो वही कि स्मॉल कैप की मोमेंटम इंटैक्ट है। सेक्टर वाइज एक वेरी माइन्यूट टाइम फ्रेम एक रोटेशंस हमें बनते हुए देखने मिल रहे हैं। ये मार्केट रेदर देन द इंडाइसेस स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ही बनी रहनी चाहिए।
ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आप रखिएगा। देखते हैं कौन से ट्रेड्स फिर उस लिहाज से शॉर्टलिस्ट होंगे। लेकर आइए कपिल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर। यहाँ पर जो ट्रेड्स इन्होंने इनफैक्ट लिए थे उसमें एक तो एग्जिट कर लिया अवंती फीड्स और दूसरा इनका ग्रेफाइट फूड्स में स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया। ग्रेफाइट इंडिया, आई बेग योर पार्डन। तो क्या करना है अब कपिल, क्या जोड़ेंगे? इस स्टॉक पे मैं एक एनएससी करके एक स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहा है और एक अच्छा सा ब्रेकआउट वहां पे दे रहा है और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है। 270 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक बाय का व्यू रहेगा एनसीसी पे। स्टॉप लॉस उसके कुछ बैठेंगे 264 के लेवल के यहाँ पे और ऊपर में जो उसके टारगेट बनेंगे वो 296 को हमें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक ही स्टॉक है। एक स्टॉक इस समय 264 का स्टॉप लॉस, एनसीसी में 296 का टारगेट रहेगा। यह आपके लिए समय का ट्रेड जो कपिल ने पिक किया है। ठीक है, जतिन के पोर्टफोलियो पर ध्यान देंगे तो एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट का एक ट्रेड था जिसमें एग्जिट कर लिया, ट्रेंड कल के कल बुक कर लिया था। जतिन, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लगता है कि हैवी वेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी पैक में से बाय साइड की तरफ ट्रेड देना चाहूँगा और 2245 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा 2344 का रहेगा। 2344 का टारगेट और 2250 आपने कहा? 2245, ओके, 2245 का स्टॉप लॉस। एचयूएल, एक बार चार्ट दिखाएंगे एचयूएल का। एचयूएल के लिए खबर भी है, स्टॉक वैसे बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं। कंपनी सोच रही है जैसे कि इनकी पेरेंट ने किया, यूनिलीवर ने क्या प्लान बनाया और ये मार्च के महीने में आई थिंक मिड मार्च में आया था अपडेट कि यूनिलीवर अपने आइसक्रीम बिजनेस को एक अलग इकाई में डालेगा और उसको फिर फाइनली बेचेगा। अब एचयूएल भी उसी नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रही है। वो अपने भारतीय आइसक्रीम बिजनेस को अलग एक एंटिटी में डालेंगे और उसे फिर हाइव ऑफ किया जाएगा। ऐसे प्लान्स है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, कंपनी की तरफ से बयान नहीं आएगा। जब Q4 के नंबर्स आएंगे और जब बातचीत होगी तब उस पर और शायद कंपनी का डिटेल आएगा, लेकिन वो मूव इनसिग्निफिकेंट रह सकता है क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू में सिर्फ 3% हिस्सा आइसक्रीम बिजनेस से आता है। लेकिन जतिन को चार्ट्स पर लग रहा है कि हैवी वेट्स के साथ रहना चाहिए और 2344 का टारगेट और 2245 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल एचयूएल पर एक व्यू। चलिए अब वीरल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। वीरल के ट्रेड में एक तो फिनोलेक्स है पोर्टफोलियो में शामिल और तेजस नेटवर्क भी। फिनोलेक्स केबल कल जोड़ा था, मुझे याद है। इन्होंने बुक कर लिया है साइंट का ट्रेड, तो एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं आप वीरल, वो क्या रहेगा? मेरा स्टॉक इंडस टावर पे रहेगा। देखेंगे तो हमें अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने मिली और लास्ट 2 to 3 डेज का कंसोलिडेशन भी आज ब्रेकआउट दिया है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, तो 300 के स्टॉप लॉस ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। ऊपर में 370 के लेवल्स रहेंगे। 370 का टारगेट रहेगा इंडस टावर, बाय साइड का ट्रेड, स्टॉप लॉस आपका 300 का है और स्टॉक हाल फिलहाल में अच्छा खासा भागा है, वहां पर काफी तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। कपिल, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार होगा? जी, मैं दोपहर का इंतजार करूंगा। ठीक है। जतिन? जी, मैं दूसरा ट्रेड एसबीआई लाइफ पे देना चाहूँगा। बताइए फिर क्या टारगेट स्टॉप लॉस है? देखिए, इसमें एसबीआई लाइफ में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक 2-3 हफ्तों से ये करेक्ट हो रहा था, तो मेरे को लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और एक पुल बैक की तरफ जा रहा है। तो इसमें 1460 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं 1523 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड सजेस्ट करना चाहूँ। ओके, तो जो हाल फिलहाल में करेक्शन आया वो कंप्लीट हो रहा है और तेजी की तरफ आता हुआ ये काउंट है, इसीलिए वो खरीदारी की कॉल है। 1523 आपका टारगेट है, 1460 के करीब करीब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। एसबीआई लाइफ, ये है जतिन का इस समय का ट्रेड। तो चलिए, ट्रेड्स आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारे जानकार ओवरऑल रिटर्न्स क्या बना रहे हैं उसका जायजा आगे लेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन पर नजर डाल लेते हैं। आज फोकस एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर। कंपनी ने हाल ही में अपने गल्फ कारोबार बेचने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है। गल्फ कारोबार में करीब करीब 65% हिस्सेदारी आई बेग योर पार्डन कंपनी ने बेची एक कंसोर्शियम निवेशक फज्र कैपिटल को। अब मूपन फैमिली की हिस्सेदारी 35% ही रहेगी। अब कंपनी का पूरा फोकस भारतीय कारोबार पर है। तो FY25 के लिए क्या तैयारी है
कैसे प्लान करेंगे अपने बिजनेस को, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नितेश शेट्टी हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कोर फोकस ऑफ कोर्स इंडियन बिजनेस पर रहेगा। कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर पाएंगे कि क्या इरादा है बिजनेस को एक्सपैंड करने का, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप शायद प्लान करेंगे? Yeah, that's a very important question for us now because we have a very clear laid out plan post this segregation. We want to be among the top 3 players healthcare providers in India. Having said that, to reach there, we need to have in excess of 10,000 beds. Presently, we are at 4,800 beds. Next 3 years, we have a plan to deploy 1,700 beds through organic route. When I say organic route, I mean to say we are planning to add additional beds to the existing facility. That is around 60% of 1,700 beds we'll be adding to the existing facilities. Another 40% is through the greenfield, where we are starting new hospitals. The new hospitals are primarily in Kerala, one in North Kerala and one in South Kerala. North Kerala is a 264-bed hospital, and down south in Trivandrum, we are starting a 458-bed hospital. So totally we'll be adding 1,700. That will take us to 6,600 beds. But this is organic, but we are also inorganic. When I say inorganic, it's through M&A. We are also open to M&A, especially in the areas, geography where we are don't have presence, especially neighboring states like Tamil Nadu, Maharashtra, and also where we are very keen in the state of UP, because we see a tremendous opportunity there. So through an inorganic M&A, we are also hoping to be next 3 or 4 years among the top 3 in the country. Dr. Shetty, have you identified these inorganic opportunities as of now? Yeah, it's a work in progress. As we have planned out for our organic growth, we are also working parallelly on inorganic. We are scouting. As I speak, we are in discussion in a few of the geographies. I'll be able to kind of share with you only if those negotiation or arrangements get into the final stage, and then only we'll be able to disclose that. But right now, we are in a discussion, and we are hopeful of closing those options in the near future, less than a year. क्योंकि आपने कहा 1700 beds is what you would like to add in the coming years. कितना फंड आप इसमें डालना चाहेंगे? And do you have those funds? Yeah, for 1,700 beds, we need close to 1,000 crores. We are fairly confident of arranging it from our own internal cash accruals, because most of our hospitals are maturing, and we have enough cash flow generated, and 1,000 crores is not a problem in generating internally and without leveraging too much on our balance sheet. For the inorganic, we would like to use our share as a currency, one option. Another option is also there. Some of the proceeds of the sale, we might use it, but again, that is subjected to what kind of acquisition we are making and what the fund required. Based on that, we will be taking calls. So there are options in both the fronts. So organic part is fairly clear, which we will be funding through internal accruals, but inorganic is something we have many options there. We are in the process of contemplating that option, but that also can be stitched together. Another thing that the market is quite curious about is the kind of dividend payout that you have announced. But when is it likely to get credited? When are you going to finally give it out to your investors, sir? See, this transaction process is done. It's just now we need to have a board meeting, and the board has to decide on the dividend payout, which will happen very soon, immediate. The ballpark figure is now, we have shared in a press release, 78 to 80% of the sale proceeds we would like to dividend out, and the range is between 110 to 120 per share. That's what we are contemplating at this point of time, but it is subjected to the decision of the board. Okay. Since you are now going to be focusing on improving your capacity, what about your occupancy levels? What are you targeting? And if you could give me an update as to where they stand now? Yeah, the group level currently we are at around 69% occupancy. But we are in a certain geography like Kerala, we are
close to 80-85% occupancy. In Karnataka, we are in mid-60s occupancy. So considering the occupancy level at the Kerala, we are going for brownfield expansion, and also in Karnataka, we are going for brownfield expansion. So in the next 3 years, with the expansion happening, we will stabilize overall at the group level between 70 to 75%, because we will be adding more beds, 1,700 beds. We will be around the 75 range. We would consider would be ideal to be. That's the sweet spot to be in 75 to 80% occupancy. Okay. Your sweet spot you say is 75% of occupancy, but इसमें आप average revenue per bed कितना कमाएंगे? Because that has been fairly lower compared to your peers and competition. See, 70% of our business comes from tier 2, tier 3 cities, right? That's the difference. And then we do very high-end work in tier 2, tier 3. So we are one of those groups which have been very successful in deploying tertiary and quaternary care in tier 2, tier 3. And also most of our hospitals are less than 10 years old. So it's just maturing. So that's one of the reasons our ARPOBs are at present is around 40,000. But it is going to grow because there's a lot of headroom, and it is going to grow at 7 to 8% CAGR. And we are hopeful by next 3 years, it should be around 55. Because we are focusing on tier 2, tier 3. We have presence in metro like Bangalore. We still see an opportunity in metro cities, but bigger opportunities in tier 2, tier 3 cities where we have been fairly successful. And that's where the future of healthcare opportunity lies, tier 2, tier 3 cities. And as our case mix keeps changing, because we are hyper-focused on tertiary and quaternary care, and then also the insurance penetration also helps when accessibility and affordability improves as the insurance penetration increases. So we are fairly confident that our ARPOB should substantially increase and reach mid-50s, around 50-55,000 in next 3 years. Okay. तो जो 40,000 रुपए प्रति बेड आप कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं 50-55,000 अगले कुछ सालों में आएगा. अच्छा, इसमें मार्जिन्स की क्या प्ले रहेगा? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट प्रभुदास लीलाधर की पढ़ रही थी. ऑन एन एवरेज आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 20% पर है. कैसे और बेहतर आप कर पाएंगे आगे? Yeah, at the consolidated level, we are around 17% operating EBITDA margin, and the standalone hospital, we are at 20%. We are seeing the margin expansion by 200 to 300 basis points. We see the hospital on a standalone basis going to 23 to 24. That's the range we are expecting to go. And then at a consolidated level from 17%, it should reach up to 20% next 3 years. Okay, Dr. Shetty, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and good luck to you for your expansion plans. And of course, we'll await details on the dividend payout. चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस यहाँ पर रहेगा खिलाड़ी नंबर 1 के जो ट्रेड्स आए हैं वहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स बने. फटाफट लौटते हैं. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फटाफट से देख लेते हैं हमारे जानकारों की तरफ से क्या ट्रेड्स जो आए हैं उसकी उनके रिटर्न्स क्या बन रहे. तो जतिन ने 2 नए ट्रेड्स ऐड किए हैं. एक HUL 2345 टारगेट, 2245 स्टॉप लॉस है, और SBI लाइफ 1523 का टारगेट और 1460 का स्टॉप लॉस. रिटर्न्स के लिहाज से HUL फ्लैट और SBI लाइफ 0.07% तक के रिटर्न्स दे रहा है. आते हैं कपल के पोर्टफोलियो पर. तो NCC लिमिटेड इन्होंने ऐड किया 296 टारगेट, 264 का स्टॉप लॉस. एक जगह खाली रखी है, आगे एक और ट्रेड आएगा. NCC इनको 1.5% तक की कमाई करके दे रहा है. अब देखिए वीरल का पोर्टफोलियो. वीरल ने फिनोलेक्स केबल अभी भी होल्ड किया हुआ है. 1150 का टारगेट है, 970 स्टॉप लॉस. तेजस नेटवर्क को भी कैरी किया है कल से आज में, 870 टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस. इंडस टावर नया जोड़ा, 370 के टारगेट के लिए तेजी कीजिए और 300 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा. रिटर्न्स की सिचुएशन में फिनोलेक्स 3% गवा रहा है इनके लिए. इंडस टावर भी ड्रैग करता हुआ, बस तेजस है जो 0.20% तक के रिटर्न्स दे रहा है. अब ओवरऑल मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. जतिन आगे हैं, लेकिन इनके अब रिटर्न 16% के आसपास के. वीरल के रिटर्न्स हो गए हैं करीब 5% के. कपिल शाह 0.17% के रिटर्न्स पर बैठे हैं. आगे जो भी बदलाव होगा, जो भी नए ट्रेड्स आएंगे, उसका अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे हम CNBC आवाज़ पर 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो जानकारी शेयर की जाएगी.
लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर एक बार फिर कच्चे तेल में उबाल जारी है। तो क्या हो आपकी रणनीति, बताएंगे आगे। CNBC आवाज बना नंबर 1 बिजनेस चैनल। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #CNBC आवाज नंबर 1। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहा खूब चर्चा। सभी दर्शकों का तहे दिल से खूब शुक्रिया।